संडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंपल्स। लेकिन उसके पहले एक छोटा टॉपिक डिस्कस करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी तक अपन ने सेंटर ऑफ मास पढ़ रखा है, राइट? सेंटर ऑफ मास हमने निकालना भी सीख लिया है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, कंटिन्यूअस सिस्टम, एवरीथिंग। नाउ ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट where I can consider that the entire weight of the body is acting. ठीक है, वहां हम मास लेते थे, एंटायर मास, और यहां पे क्या लेते हैं हम? एंटायर वेट। देखो, जैसे सपोज ये बॉडी है, तो बॉडी के ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, राइट? अगर मैं इस बॉडी को m मास करना मानते हुए छोटे छोटे इनफाइनाइट पार्टिकल मानूं, तो क्या सबके ऊपर वेट लगा हुआ नीचे mg नीचे, राइट? अगर इन सबका सेंटर मानूंगे ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को मैं बोलता हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलता हूं मैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास तो सेम है। हाँ, प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही होता है, बट डिफरेंस कहां आता है? जहां पर ग्रेविटी का वेरिएशन स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक अर्थ ली, राइट? और अर्थ के कंपैरिजन में, अर्थ के ऊपर मैंने एक बहुत लंबी रॉड रख दी ऐसी, ठीक है? ये रॉड की हाइट बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। नाउ यू नो दैट एज यू गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्या ग्रेविटी डिक्रीज होती है? अगर ग्रेविटी डिक्रीज होती है, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स mg है, फिर धीरे धीरे फोर्स कम होता जाएगा। अगर फोर्स कम होता गया तो आपको ऐसा लग रहा है कि इनका जो सेंटर ऑफ फोर्स होगा, या जो पॉइंट होगा जहां पर वेट लग रहा होगा इफेक्टिवली, ठीक है, टोटल वेट, वो सेंटर ऑफ, जैसे रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगभग यहां आएगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास डिफर तब होते हैं जब वेरिएशन आ जाता है ग्रेविटी में। क्या जगह आपको क्लियर हो गई? चलिए, नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, that the sum of moments of the forces of gravity of all particles about any horizontal axis passing through the center of the gravity is 0. अगर मैं एक लाइन या एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालूं, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स मींस टॉर्क। अगर आपको टॉर्क नहीं पता है तो हम आगे वीडियोस में टॉर्क भी समझ लेंगे, राइट? बट अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट या इस लाइन के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालता हूं पूरी बॉडी का, तो ये लाइन इस बॉडी को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, वही पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और इस पॉइंट पे नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी कितना हो जाता है दोस्तों? 0। क्लियर? तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे झटका, वो भी जोरों का। हम पढ़ेंगे इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स इज नथिंग, इट इज चेंज इन मोमेंटम। अब आप बोलोगे कि अगर ये चेंज इन मोमेंटम है तो इसमें नया क्या है? हमको तो पता है चेंज इन मोमेंटम, और उसको नया नाम क्यों दिया चेंज इन मोमेंटम? भाई इंपल्स क्यों बोला चेंज इन मोमेंटम को, राइट? तो इसके पीछे एक बहुत अच्छा लॉजिक है, और इससे इंपल्स के थ्रू हम काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपको इंपल्स की वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है? चलिए, आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा अमाउंट का फोर्स एक बहुत लेस टाइम के लिए एक्ट करता है, तो वो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्रिकेट बैट से एक बॉल को मारा, राइट? तो बैटर बॉल का जो टाइम होता है, राइट, जो कॉन्टैक्ट टाइम होता है, वो बहुत छोटा होता है। जैसे ही मैंने मारा, कट क्या हो जाती है और बॉल निकल जाती है। गेल वेल मारते तो सीधा बाहर बाउंड्री के। तो क्या होता है कि बॉल की जो भी वेलोसिटी आ रही है, राइट, बॉल की मान लो कुछ स्पीड मान लेता हूं, मान लो अगर ब्रेडली वगैरह फेंक रहे हैं 150 प्लस, तो यहां से स्पीड आई, उनने मारा और रिटर्न हो गई, तो मोमेंटम में चेंज क्या हुआ? डबल, उधर गई, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी रही, तो मोमेंटम में चेंज बहुत ज्यादा हो जाता है। अब मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो क्या बेसिकली वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। कौन? बैट बॉल के ऊपर, या बॉल बैट के ऊपर, वाइस वर्सा। नाउ if the change in momentum, this impulse is the change in momentum, right? But it should be for very less time. बहुत छोटे समय के लिए लगना चाहिए फोर्स, या चेंज इन मोमेंटम बहुत कम टाइम में हो जाना चाहिए, फटाक से चेंज हो जाना चाहिए, ठीक? इंपल्स को हम यूजुअली जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे, इसको देते हैं इंटीग्रेशन f डॉट dt, इंटीग्रेशन f डॉट dt। अब एक चीज देखो दोस्तों, मुझे न्यूटन सेकंड लॉ से पता है, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ आई कैन राइट force is equals to change in momentum dp by dt. Force is equals to dp by dt। मैंने टाइम को उधर भेज दिया और इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है? And that is called as impulse.
इंपल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। दूसरी चीज इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है? जो मोमेंटम की, केजी मीटर पर सेकंड। थर्ड पॉइंट, इट इज इट्स डायमेंशन। डायमेंशन क्या है इसके? डायमेंशन वही मास इनटू वेलोसिटी के, ml t-1। अब डायरेक्शन क्या होती है दोस्तों? इंपल्स की डायरेक्शन, जे की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो मोमेंटम के चेंज की डायरेक्शन होगी, मोमेंटम के चेंज की डायरेक्शन होगी। मगर अब जो डायरेक्शन इसकी होगी वही डायरेक्शन मेरी एफ डॉट डी की भी होगी, वही मेरी जे की डायरेक्शन होगी। ठीक है, चलिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। याद है आपको जब अपने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़ा था, तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में हमने देखा था कि अगर किसी पार्टिकल का, किसी फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन करता हूं, जैसे मान लो a डॉट dt, राइट? अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो एरिया अंडर ए टी कर्व विद द टाइम एक्सिस, ये वाला एरिया हमको क्या देता है? वो क्वांटिटी जो हमको निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाया, राइट? फोर्स टाइम ग्राफ बनाया, छोटे टाइम के लिए मेरा बड़ा फोर्स निकला। अब मुझे f डॉट dt करना है, राइट? इंटीग्रेशन करना है, तो यहां से यहां तक का एरिया निकालना है। और एरिया मुझे क्या देगा दोस्तों? इंपल्स। ठीक है ना? हम बात करेंगे इंपल्सिव फोर्स और नॉन इंपल्सिव फोर्स की। देखो, देयर इज नो सच क्लियर बाउंड्री फॉर इंपल्सिव फोर्स एंड नॉन इंपल्सिव फोर्स। ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इंपल्सिव फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? इफ अ फोर्स ऑफ रिलेटिवली हायर मैग्नीट्यूड एक्ट्स फॉर वेरी लेसर टाइम, दैट इज कॉल्ड एज इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, अभी आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी कि इंपल्स बेसिकली चेंज इन इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज इंपल्स, राइट? चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज इंपल्स, और इसको f डॉट dt से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स इंपल्स के। कोलिजन, एक्सप्लोजन, एक्सीडेंट। बेसिकली ये सारे एग्जांपल किसके हैं? हमारे इंपल्स के, राइट? वही मैंने एग्जांपल दिया आपको, बैट बॉल, राइट? जब बहुत फास्ट चेंज इन मोमेंटम हो जाता है। Usually colliding forces are impulsive in nature. Usually colliding forces are impulsive in nature. आपको impulse पता पड़ गया, large amount of force in very less time, right? अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के फंडे स्पेशल। ये क्या चीज है? हमारे चैनल में रहने का सबसे बड़ा फायदा आपका और सबसे बड़ा रीजन। फिजिक्स के फंडे स्पेशल। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स आर नॉन इंपल्सिव फोर्स। नॉन इंपल्सिव मतलब, ध्यान से सुनो दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स आर नॉन इंपल्सिव का मतलब क्या होता है? अगर मेरा बॉडी कहीं जैसे मान लो मूव कर रहा है और उसके ऊपर एक इंपल्सिव फोर्स लग गया, ठीक है, उस सिचुएशन पे मैं जितने भी अदर नॉन इंपल्सिव फोर्सेस, स्प्रिंग और ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, आपको समझाता हूं, एग्जांपल देखिए। सपोज मैंने आपको याद करो, मैंने बताया था जब मैंने एक पार्टिकल फेंका था, एक बॉम्ब फेंका था, राइट? जब वो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे था, तो मैंने बोला था ये फट गया है, मान लो, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे फट गया। अब मोमेंटम किस डायरेक्शन में कंजर्व होगा दोस्तों? एक्स में, वाई में, या किसी भी डायरेक्शन में? आप बोलोगे कि फोर्स अगर प्रेजेंट है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होता, राइट? फोर्स वाई डायरेक्शन में है तो मोमेंटम वाई डायरेक्शन में कंजर्व होगा, नहीं होगा? चलिए, जो भी आपका आंसर रखिए उसको। अगर एक्स डायरेक्शन में देखता हूं, एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा, राइट? ध्यान से देखिए, जो एक्सप्लोजन होता है क्या उसमें इंटरनल एनर्जी भयंकर लगती है? बिल्कुल। इसका मतलब जो इंटरनल फोर्सेस है वो बहुत 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 ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द ग्रेविटी का फोर्स। तो उस केस में मैं ग्रेविटी के फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। मतलब मान लो उस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है 10,000 न्यूटन और ग्रेविटी खींच रही है उसको mg, 10 × 1 मान लो, ठीक है? तो 5,000 प्लस 10 क्या लगभग 5,000 मान लो, 5,000 न्यूटन। उस केस में मैं ग्रेविटी के फोर्स को भी नेग्लेक्ट कर सकता हूं, और अगर मैंने ग्रेविटी के फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया तो वाई डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं। इसलिए हमेशा याद रखना कि बॉम्ब वाला जो केस होता है उसमें आप मोमेंटम कंजर्वेशन, मान लो ऊपर वाले पॉइंट पे जाके बॉडी फूट गई, एक इधर गया, एक इधर गया, एक नीचे गया, तब भी आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो हर डायरेक्शन में, एक्स, वाई और जेड में। क्या चीज क्लियर है आपको? चलिए, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, an impulsive force can be balanced by another impulsive force only, right? ऐसा नहीं होगा कि आप impulsive force को ग्रेविटी से बैलेंस कर दो या किसी भी another non impulsive force से बैलेंस कर दो। एक impulsive दूसरे impulsive को ही बैलेंस करेगा। थर्ड एंड very important point,
कि जो नॉर्मल होता है, टेंशन होता है और फ्रिक्शन होता है, ये इंपल्सिव हो भी सकते हैं और नॉन इंपल्सिव भी हो सकते हैं। मतलब मैं इनको कंसिडर कर भी सकता हूं और मैं इनको इग्नोर कर भी सकता हूं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, दे आर केस डिपेंडेंट। क्लियर? अब मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं कि ये केस डिपेंडेंट कैसे हैं और हमें इंपल्स थ्योरम केसेस में कैसे लगानी है। इंपल्सिव फोर्स और नॉन इंपल्सिव फोर्स को समझने के लिए हम कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं। यहां पर एक ब्लॉक रखा है m मास का, जो कि रफ सरफेस पर रखा है, ठीक है? रफ सरफेस है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, राइट? नाउ मैंने एक बुलेट ली जिसका मास m है और स्पीड u नॉट है, मैंने इसको शूट कर दिया टुवर्ड्स द ब्लॉक, राइट? अब एक बात बताओ मेरे को, क्या दोस्तों इसका मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व होगा या नहीं होगा? देखो, जब भी मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करूं तो जस्ट बिफोर द कोलिजन और जस्ट आफ्टर द कोलिजन देखते हैं हम, ठीक है? बाद में क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। अब देखो ध्यान से, यहां पर जैसे ही ये बॉडी मोशन करेगा तो क्या एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, करेक्ट? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहां पे दोस्तों। फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू टाइम्स नॉर्मल, राइट? फ्रिक्शन इज नथिंग, इट इज म्यू टाइम्स नॉर्मल, और नॉर्मल इस केस में कितना होगा? mg के बराबर। ये आपको क्लियर है? चलिए, यहां पर हम देखते हैं कि जो नॉर्मल है ये mg है। आपको ऐसा नहीं लगा कि ये जब बॉडी बहुत हाई स्पीड से आएगी और इस पे कोलाइड कर जाएगी तो इसके जो फोर्स को मैं, इसका जो मोमेंटम चेंज है ये फ्रिक्शनल फोर्स को बहुत छोटा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स को मैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकता हूं। इसका मतलब जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर द कोलिजन में अगर कंजर्वेशन लगाऊं तो मैं क्या लिखता हूं? मोमेंटम कंजर्वेशन mu नॉट इक्वल्स टू m, मान लीजिए इसके अंदर एम्बेड हो गई, सब घुस गई अंदर ना, तो जाएगा m प्लस m इनटू v, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? जस्ट आफ्टर द कोलिजन, जैसे ही वो टकराया उसकी वेलोसिटी हो गई v। अब क्या होगा? ये फ्रिक्शन के कारण धीरे धीरे आगे जाके स्पीड कम हो जाएगी, वो बात की बात है, हम उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन हम इस केस में लगा सकते हैं इजीली। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो बहुत छोटा है, वो डिपेंड करता है mg पे। क्या चीज क्लियर है? दूसरा केस देखते हैं, हमने बुलेट को एट एन एंगल थीटा यहां पर ऐसे मारा, ठीक है? अब जैसे मैंने थीटा मारा तो अब बताओ दोस्तों, क्या मैं एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं? क्या फ्रिक्शनल मेरा यहां पर नॉन इंपल्सिव फोर्स आएगा? अगर आपका आंसर नो है देन यू आर गोइंग गुड। कैसे? देखिए, इसने कुछ ना कुछ फोर्स इंपार्ट किया हो, ठीक है? मैं मान लेता हूं कुछ ना कुछ नॉर्मल एक्स्ट्रा नॉर्मल आ गया, mg तो है ही, लग ही रहा है नीचे, और इसके कारण एक्स्ट्रा नॉर्मल आ गया होगा n नॉट, ठीक है? एक फोर्स इधर लगा होगा, एक फोर्स इधर लगा होगा। अब क्योंकि दो फोर्स है, दो डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम है, या इसको मैं इंपल्स भी लिख दूं m डॉट dt, मान लीजिए ऐसा है ना, इस तरह का ये फोर्स लग रहा है n डॉट dt, n क्या है? फोर्स, dt तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा बेसिकली। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि इसके कारण जो फोर्स आएगा वो एक तो नॉर्मल डायरेक्शन में भी आएगा और एक अलोंग डायरेक्शन में भी आएगा, राइट? इसका मतलब जब मैं फ्रिक्शन लिखूंगा यहां पे तो फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स टू mg लिखूंगा या m प्लस ये वाला फोर्स लिखूंगा, m प्लस नॉर्मल mg प्लस नॉर्मल फोर्स इन द वाई डायरेक्शन। ये भी लिखना पड़ेगा दोस्तों मेरे को, नॉर्मल फोर्स इन द वाई डायरेक्शन बोल दीजिए इसको, और ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन। तो यहां पर जैसे ही मैं नॉर्मल फोर्स वाई डायरेक्शन में देखता हूं तो क्या वो डिपेंड कर रहा है इस पे, और वो इंपल्सिव है, उसका मतलब मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी बहुत ज्यादा लगेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है तो मैं फ्रिक्शन फोर्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता दोस्तों, यहां पर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकता। यहां देखते हैं, अब मैंने एक वेज है, वेज के ऊपर मैंने पीछे से बंदूक तान दी है। अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स इंपल्सिव होगा नॉन इंपल्सिव? कैन आई अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन ओवर हियर? द आंसर इज यस, बिकॉज़ यहां पर देखो फिर से नॉर्मल और mg बराबर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं mu नॉट इक्वल्स टू m प्लस mv फाइनल, ठीक है? इस केस में अगर देखें हम तो आप सोचिए, बताओ क्या इस केस में लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता दोस्तों। फिर से वही बात, नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है।
तो ये इसकी सरफेस है, मतलब नॉर्मल फोर्स कहीं यहाँ लगेगा ऐसा, एक कंपोनेंट एक्स में होगा, एक कंपोनेंट वाई में होगा। जो वाई कंपोनेंट होगा वो फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ा देगा, वही केस हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स वाई डायरेक्शन में बढ़ गया, इसका मतलब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरा फ्रिक्शन फोर्स इंपल्सिव फोर्स बन गया है, राइट। मैंने बताया था आपको, याद है पॉइंट, टेंशन फ्रिक्शन और टेंशन फ्रिक्शन ये सब डिपेंड करते हैं केस पे। यहाँ पर नॉन इंपल्सिव है, लेकिन यहाँ पर इंपल्सिव बन चुके हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसमें दो ब्लॉक है, 3 kg 6 kg के कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट के बने, मान लीजिए 100 न्यूटन पर मीटर, और 70 मीटर पर सेकंड से एक बुलेट 1 kg की बुलेट मैंने शूट कर दी, ठीक। मुझे बताना है इस ब्लॉक की वेलोसिटी। दोस्तों आपको पता है कि अगर मैं थोड़ा सा इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करता हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं, तो क्या ये स्प्रिंग फोर्स में इलॉन्गेशन आ जाएगा? अगर इलॉन्गेशन आ गया तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगने लग जाएगा kx, करेक्ट, पीछे की तरफ एक फोर्स लगने लग जाएगा kx। तो क्या मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं? फिर से वही फिजिक्स के फंडामेंटल देखेंगे हम, तो हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स नॉन इंपल्सिव है, और अगर ये नॉन इंपल्सिव है तो मैं जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर, दोस्तों आगे जाके बात नहीं कर रहा हूं मैं, आगे जाके तो 100% उसकी स्पीड कम होगी, उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, लेकिन जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर की अगर मैं बात करूं तो मोमेंटम जस्ट बिफोर कितना है, लिसन टू दिस, 1 × 70, और फाइनल कितना हो गया? मैं सिर्फ इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं दोस्तों, सिर्फ इस ब्लॉक की, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स नॉन इंपल्सिव है, अभी ये रोल में नहीं आया है। तो यहां पर जाएगा, ये एम्बेड हो गई मान लो फिर से, तो 6 + 1 7 kg इनटू वेलोसिटी ऑफ द 7 kg ब्लॉक, तो मेरी वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अब मेरा सिस्टम कैसा हो गया? ये ब्लॉक है 3 kg का, इसमें स्प्रिंग लगी हुई है और ये मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ, ये 6 kg का ब्लॉक है व्हिच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, राइट। अब आपसे कुछ पूछ सकते हैं आगे जाके, ये मैकेनिक्स का प्रॉब्लम बन गया, मैकेनिक्स मतलब वो एनएलएम वाला प्रॉब्लम बन गया, जहां पे अपन ने वेलोसिटी निकाली थी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो उसमें, इलॉन्गेशन निकाल सकते हो, मैक्सिमम इलॉन्गेशन निकाल सकते हो, क्या चीज क्लियर है आपको? तो चलिए दोस्तों इंपल्स की गहराइयों को समझते हैं। हमने एक बॉल ली, उस बॉल को एक थ्रेड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने ये किया, मैं 3 डायरेक्शन से बुलेट शूट कर रहा हूं, ठीक है। मुझे बताना है कि टेंशन जो है वो इंपल्सिव है या नॉन इंपल्सिव, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने इधर से शूट किया बुलेट को इधर शूट किया, तो बेसिकली एक कंपोनेंट टेंशन के साथ आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो इस केस में मेरा टेंशन इंपल्सिव बन जाएगा, टेंशन मेरा इंपल्सिव बन जाएगा। दोस्तों इंपल्सिव क्यों मैं फोकस दे रहा हूं? क्योंकि नॉन इंपल्सिव में मोमेंटम कंजर्वेशन इजीली लगा सकता हूं, लेकिन जहां पर इंपल्सिव फोर्सेस आ जाते हैं वहां मेरे हाथ खड़े हो जाते हैं, वहां पर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन इतनी आसानी से नहीं लगा सकता, राइट। मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकता मैं। चलिए इस केस में बुलेट यहां से शूट की मैंने ऐसे, बताओ दोस्तों इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव? नॉन इंपल्सिव, शाबाश, नॉन इंपल्सिव। यहां पर टेंशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। अब मैंने नीचे से शूट की, इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव? इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव? यहां भी नॉन इंपल्सिव ही होगा, यहां भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, राइट। इस भी केस में आपको नॉन इंपल्सिव मिलेगा, क्योंकि टेंशन में आपको इफेक्ट नहीं डालेंगे और टेंशन को आप कम ही करेंगे, ठीक है। चलिए अगर मैं इस स्ट्रिंग को हटा के एक स्प्रिंग लगा देता, अगर स्ट्रिंग को हटा के मैं स्प्रिंग लगा देता तो हर केस में नॉन इंपल्सिव होता। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग को हटा के या रोप को हटा के एक रॉड लगा देता, राइट, अगर मैं फिक्स्ड रॉड लगा देता, रिजिड रॉड लगा देता, तो ये हर केस में इंपल्सिव होता। हर केस में क्या होता दोस्तों? इंपल्सिव। समझ में आ रहा है थोड़ा सा? चलिए एक दो प्रॉब्लम लेते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगी। फिर मैं ये भी सिखाऊंगा आपको कि इक्वेशंस लगाते कैसे हैं। अब देखिए, मान लीजिए you have to find the impulse imparted by the string to the ball immediately after the string become taut. taut मतलब टाइट, टेंशन में आ गया, ठीक है। ये 1 मीटर ऊपर है यहाँ से, ठीक है। ये जैसे मैंने इसको छोड़ दिया, ये जाएगी नीचे, क्यों? ग्रेविटी लग रही है, बहुत बड़ी। अभी ग्रेविटी लग रही है तो मान लीजिए ये इधर आ गई नीचे यहाँ तक। दोस्तों कहाँ तक आएगी ये नीचे? 1 मीटर इधर से 1 मीटर नीचे आएगी, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी? 2 मीटर रेस्ट में से, राइट। मतलब जस्ट बिफोर बिकमिंग टाइट इसकी वेलोसिटी होगी √2gh। h कितना है दोस्तों? h मेरा है 2 मीटर, राइट। तो मेरा √40 आ गया, √40 आ गया, या 4√10 भी लिख सकते, 2√10 भी लिख सकते हैं, √40। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या पूछ रहे हैं वो? दे आर आस्किंग
द इम्पल्स इम्पार्टेड। इम्पल्स क्या होता है दोस्तों? इम्पल्स होता है एफ डॉट डी टी, एफ डॉट डी टी या चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, टेंशन किधर लगेगा? ऊपर। ठीक है, मैं ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो इम्पल्स जे इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एम यू, राइट। नाउ अब ये जो इनिशियल मोमेंटम है दोस्तों, ध्यान से बताओ, ये वाली वेलोसिटी है या जस्ट बिफोर बिकमिंग थॉट है? जस्ट बिफोर, ये वाली वेलोसिटी नहीं, इसके हमको कोई मतलब नहीं है। जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। अब जस्ट बिफोर बॉडी नीचे जा रही है, ऐसे जैसे ही टाइट हो गई वो बॉडी स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, वो जा नहीं सकती कहीं। इसका मतलब यहां पे अगर स्पीड में u मानूं और यहां पे स्पीड v मानूं तो ये v जीरो हो गया, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी दोस्तों? जीरो हो गई। तो मेरा इंपल्स आ जाएगा t डॉट dt, इंपल्स कितना आ गया मेरा? माइनस m इंटू यू। यू कितना है दोस्तों? अभी हमने रखा मास पर 20 kg की मैंने, सो माइनस 20 इंटू यू अंडर रूट 40 मीटर केजी पर सेकेंड। समझ में आया? आइए देखते हैं एक एलटीक्यू क्या गिवन है। दो ब्लॉक्स गिवन है सेम मास के, और एक बुलेट आ रही है सेम मास की विद स्पीड यू, राइट। अब बुलेट ने जैसे ही ब्लॉक को हिट किया है, हिट करने के बाद उसके अंदर एम्बेडेड हो गई, मतलब फिक्स हो गई, उसके अंदर चिपक गई। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। क्या निकालना हमें? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, एक बात बताओ दोस्तों, हमने एक स्प्रिंग ब्लॉक वाला केस लिया था, याद है? एक स्प्रिंग थी, दो ब्लॉक थे, वहां पे हमने स्प्रिंग को इंपल्सिव फोर्स माना था, नॉन इंपल्सिव? नॉन इंपल्सिव। वहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन इजीली लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर उस ब्लॉक और बुलेट के बीच में। यहां पे बताओ, क्या मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं? क्या जो यहां पे कुछ टेंशन फोर्स आएगा? क्या ये टेंशन फोर्स इंपल्सिव है, नॉन इंपल्सिव है? दोस्तों ये फोर्स इंपल्सिव हो जाएगा, यहाँ पे नॉन इंपल्सिव नहीं, यू कांट इग्नोर इट। तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन इन दोनों के बीच में डायरेक्टली नहीं लगा सकते, ये चीज समझ में आई? चलिए अब एक काम करते हैं, हम फोर्सेस निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, जैसे ही ये पहले सिस्टम रेस्ट पे था, मैंने यू स्पीड से बुलेट को शूट किया, जैसे ही यहाँ टच हुई, ठीक है, टच होने के बाद कितने फोर्सेस लगेंगे? एक तो लगेगा इनके बीच में टेंशन आ जाएगा, ठीक है, टेंशन जनरेट हो जाएगा। दूसरी चीज, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? नॉर्मल फोर्स हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगता है और बॉडी के डायरेक्शन की तरफ लगता है, राइट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगता है, जैसे मान लो यहाँ इन दोनों के बीच में नॉर्मल लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब इट विल एक्ट इन सच अ वे दैट इट विल ट्राई टू कंप्रेस इट्स ओन बॉडी, मतलब इस बॉडी पे इधर लगेगा नॉर्मल और इस बॉडी पे इधर लगेगा नॉर्मल। ये समझ में? नॉर्मल हमेशा पॉइंट पे लगता है और इन सच अ वे दैट उसी पॉइंट पे वो उसी बॉडी को कंप्रेस करता है। ये नॉर्मल की प्रॉपर्टी होती है, और नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए, तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो टेंशन ये नॉर्मल यहाँ बुलेट के ऊपर, इस वाले के ऊपर नॉर्मल राइट में, और टेंशन पीछे, टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, तो टेंशन यहाँ पे लगेगा, ये m ये m ये m, तीनों m, ठीक है। राइट डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव मानता हूँ। दोस्तों इंपल्स क्या होता है? इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब आपको फाइनल अगर सिचुएशन बताऊं मैं, तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये तीनों लोग मिलके एक कॉमन स्पीड v से चलने लग जाएंगे फाइनली? क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जैसे ही टॉर्च होगी तो ये फाइनली अगर ये स्पीड से v से मूव करेगा तो पूरा सिस्टम v से ही मूव करेगा, ठीक। ये चीज हमको समझ में आती है। चलिए अब एक एक बॉडी का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे इंपल्स निकालता हूं। इंपल्स क्या होता है? फोर्स डॉट dt, f डॉट dt, राइट में, राइट। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी? इसकी फाइनल वेलोसिटी v है भाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। लिखता हूं m इनटू कैपिटल V माइनस 0। बुलेट का एनालिसिस करते हैं। बुलेट में फोर्स का लग रहा है पीछे, मतलब आ जाएगा माइनस n डॉट dt इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इसकी भी कितनी है? v, m v। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? इसकी u है दोस्तों, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? u है, माइनस mu, mv माइनस mu। अब इस ब्लॉक का एनालिसिस करते हैं। इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, हम राइट में पॉजिटिव मानते हैं, तो क्या लिख दो? n माइनस t dt, n माइनस t dt का इंटीग्रेशन m इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, करेक्ट। चलिए, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है फाइनल वेलोसिटी v निकालना है।
इसका मतलब मैं कोशिश करता हूं कि ये t और n दोनों क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। 3 इक्वेशन है, मैं आराम से कैंसिल कर दूंगा। ये है प्लस टी डी टी, ये है माइनस टी डी टी, ये माइनस एन डी टी, ये है प्लस एन डी टी, सबको ऐड कर दो। अगर मैं इन तीनों को इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं तो ये जाएगा 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा, mv प्लस mv प्लस mv के 3mv माइनस स्मॉल mu इक्वल टू 0। तो मेरा आ गया v इक्वल्स टू u बाय 3। क्या चीज समझ में आया? अब किताबों में एक शॉर्ट ट्रिक भी गिवन होती है। क्या गिवन होती है? वो बोलते हैं कि भैया आपको जो पता है कि ये तीनों साथ में मूव करने वाले हैं, ये तीनों साथ में मूव करने वाले हैं, तो इसको एक सिस्टम मान लो तो टेंशन खत्म। इसको एक सिस्टम मान लो तो टेंशन खत्म। टेंशन खत्म, वो अरे वो वाली टेंशन नहीं, ये वाली फोर्स वाली टेंशन खत्म। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं जो फाइनल मोमेंटम होगा क्या, m प्लस n 3m होगा। फाइनल मोमेंटम कितना होगा दोस्तों, 3m इंटू v। और इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम से बुलेट का है m इंटू u। तो क्या इससे सॉरी m का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट u बाय 3 आ जाएगा वेलोसिटी। क्या एक लाइन में भी हम आंसर वही लाए जो हम पूरी मेहनत करके लाए। लेकिन मेहनत करने में जो फील आएगा आपको वो शॉर्ट ट्रिक में नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में आपको पता है टेंशन इंपल्सिव फोर्स है। भाई इंपल्सिव फोर्स है तो हम ऐसे कैसे लगा सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम में, स्पेसिफिकली इस तरह की प्रॉब्लम में आप डायरेक्ट इसको ऐसे लगा सकते हो इस फॉर्मेट में, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको रियल फील आना चाहिए। अगर वो पूछे कि भाई बुलेट पे इंपल्स बताओ, तो आपको ये निकालना आना चाहिए। अगर आपको बोले कि इस ब्लॉक पे इंपल्स बताओ, तो इंपल्स इस ब्लॉक पे ये होगा। क्या चीज समझ में आई? क्लियर? चलिए तो दोस्तों देखते हैं कुछ और एलटीक्यूज। यहां पे हमें गिवन है दो ब्लॉक, एक 3 kg एक 2 kg, और सारी सरफेसेस स्मूथ है, राइट। अब आपको ये स्ट्रिंग दिख रही होगी। बेसिकली ये स्ट्रिंग अभी टाइट नहीं है, इट इज नॉट अंडर टेंशन, ठीक है। मान लीजिए कितने डिस्टेंस ड्रॉप होने के बाद, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप होने के बाद ये हो जाती है टाइट, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूं कि ये ऑलमोस्ट 20 मीटर है। जैसे ही 20 मीटर ड्रॉप होता है ये बन जाता है एकदम टाइट, ठीक है। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी सिस्टम में। नाउ मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ हो गई होगी भी। अब जैसे ही ये टाइट होगी तो क्या इसको भी खींचेगी, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी फाइनली। इनिशियली दोनों का पे रेस्ट पे, राइट। नाउ हम लगाएंगे यहां पर शॉर्ट ट्रिक। वैसे हमको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा सकते हैं। यहां पर इंपल्स क्या होगा, टेंशन ऊपर टीटीटी, राइट, फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर हम शॉर्ट ट्रिक लगाएं तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। दोस्तों इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, जस्ट बिफोर, हां यहां पर जस्ट बिफोर ये टाइट हो रहा उसके, तो यहां पे आएगा अंडर रूट वेलोसिटी, ये मोमेंटम 2 वेलोसिटी अंडर रूट 2gh, राइट, अंडर रूट 2gh। तो यू हैव 2 इनटू अंडर रूट 20 इनटू 20, तो बाहर आ गया मेरा 20 इक्वल टू, क्या दोनों स्पीड्स v v है, तो अगर v v स्पीड है तो ये 3 प्लस 5 भी हो जाएगा। मेरा आंसर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पर 4.8 मीटर पर सेकेंड ये होगी वेलोसिटी। और अगर दोस्तों आपको इस शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना, आपको टी डी टी और वही वाले इंटीग्रेशन से यूज करना है, आप उससे भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे 2 m मास है, एक m मास का पैन है इधर और एक m मास के ब्लॉक है। अभी दोनों इनिशियली हॉरिजॉन्टली ऐसे रखे हैं, मतलब मान लीजिए कि इनिशियली इक्विलिब्रियम में है, राइट। अगर इक्विलिब्रियम है तो कोई मूवमेंट नहीं। अब क्या किया मैंने, एक बुलेट शूट कर दी जो यहां टकराने के पहले जिसकी स्पीड थी u, टकराने के पहले स्पीड कितनी थी u। नाउ वो पूछ रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अभी भी मैं शॉर्ट ट्रिक बना के, मुझे पता है टेंशन इंपल्सिव है दोस्तों, टेंशन क्या है, इंपल्सिव, लेकिन शॉर्ट ट्रिक यूज करूंगा मैं। कैसे यूज करूंगा इसको, फिर से वही बात, इनिशियल मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा mu नीचे की तरफ, और टोटल ये बॉडी ऐसे मूव करने लगेगी, राइट। इसको मैं अगर स्ट्रेट बना लूं ऐसे ये वाला केस बना लूं, याद आया दोस्तों कुछ, ये वही वाला केस है। तो फिर m प्लस m 3m लगा के फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी मेरा u/3 है। तो शॉर्ट ट्रिक आप टाइम बचाने के लिए लगा सकते हैं, और आपको ये चीज पता होना चाहिए मैं कहां लगा सकता हूं कहां नहीं। लेकिन जो जनरल मेथड है जो हमने पढ़ी है वो आप कहीं भी लगा सकते हैं, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। क्लियर? सब्र रख, मेहनत कर, तेरी कद्र तेरा वक्त बताएगा। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।